पूछते हैं खुद से और दूसरों से कि आखिर युवा कौन है, हम लोग युवा को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर सवाल पूछा था कि आपके हिसाब से युवा कौन है। तो कुछ जवाब जो सोशल मीडिया के कमेंट से आए हैं उनको हम और हमारे जो साथी हैं वो लोग बताएंगे कि युवा कौन है। युवा कौन है? युवा कौन है? आखिर कौन है? मैं हूँ, तुम हो या वह है जो है ही नहीं? सोचो कौन है? युवा वो किसान है जो सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलाने जाता है। युवा वह माँ भी है जो अपने 2 माह के बच्चों को अपने सीने से लगाकर पानी की तलाश में जंगल की ओर निकलती है। युवा वो है जो जीवन यापन के लिए हर रोज मजदूरी करता है। युवा वह स्टूडेंट भी है जो कॉलेज जाने से पहले हर सुबह मोहल्ले में अखबार काटता है। युवा वो भी है अपने परिवार के सपने देखता है। युवा वो भी है जो समाज में बदलाव लाने के सपने देखता है। युवा कैसा होता है? भरा हुआ घिसा पिटा पटासा या अरावली पर्वतमाला सा, या जिंदा जैसे कि हिमालय की पर्वत शृंखलाएं जो सबसे ऊंची है और आज भी बढ़ रही है। या जो गर्भ में भ्रूण की तरह है और अपने जिंदा होने का एहसास कराता है। आखिर कैसा युवा? युवा वो भी है जो रोज समाज का परिवर्तन करता है, खुद के लिए कुछ करना चाहता है। युवा वह भी है जो राजनीतिक रैलियों में झंडा लेकर खड़े रहते हैं। युवा वो बेरोजगार भी है जो अपने हक के लिए धरना देता है, अनशन करता है। युवा की आवाज कैसी हो? आक्रोश से भरी हुई सागर की लहरों और पत्थरों के बीच टकराव से, या डरी हुई भयभीत सहमी निहत्ते लाचार योद्धा सी, या फिर स्पर्श वाली शीर सी दूध का दूध पानी का पानी सी। युवा बचपन और समझ के बीच की सीढ़ी है। युवा पुराने घटनाओं को नई सोच से जोड़ता है। युवा फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से बड़े से बड़े अभियान चलाने वाला भी है। एक युवा वो भी है जो अपने रसों में जहर भरकर कहीं भूत पड़ा रहता है। युवा एक क्रांतिकारी शक्ति भी है और विनाशकारी शक्ति भी। आखिर युवा कौन है? क्या सच में हम लोग ये नहीं जानते? आखिर कौन है युवा? क्या इस देश में नहीं रहते हो? ये देश तो युवा का देश है ना, तो हुआ ना युवा देश। प्रश्न रखना चाहते हैं कि आखिर युवा कौन है, और इसी के साथ हम अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पहले स्पीकर को इनवाइट करेंगे, आशुतोष राहुल जी, जिन्होंने जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। इन्होंने ये अभी एट प्रेजेंट जशपुर महाविद्यालय में अतिथि विख्याता के रूप में कार्यरत हैं और युवा केंद्रीय संघर्ष समिति से भी जुड़े हैं। का फोन आया वहाँ के आशुतोष जी ने मुझे फोन किया, मुझे कहा कि आप बेरोजगारी में आरक्षण में इन सब चीज़ों से बोल सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कहीं और से भी मुझे क्या बोलने के लिए बुलाया जा रहा है, काबिल हूँ ऐसा मुझे लगा। मैं अभी आपके सामने बात करूंगा बेरोजगारी की, और मेरी काबिलियत सिर्फ यही है कि मैं खुद बेरोजगार हूँ। एक बेरोजगार से अच्छा बेरोजगारी के बारे में शायद ही कोई आपको बता सकेगा। ज्ञान ने थोड़ा अच्छे से बता दे बड़े इकोनॉमिस्ट यार, उनको देखकर मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि ये बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े जो लेकर आया हूँ कहीं ऊपर नीचे हो गए तो ऐसे ना देखते हो। तो शुरू करते हैं बात बेरोजगारी पे, चर्चा बेरोजगारी पे। सबसे पहले क्योंकि मैंने अपना जो टॉक है ये थोड़ा युवाओं
तो ध्यान में रखकर बनाया है, इसलिए थोड़ा युवाओं को शायद ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि बेरोजगारी आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। आधा से ज्यादा युवा जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, शायद उनको यह बात तब तक नहीं समझ में आती जब तक वह मुझ जैसे पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर लेते हैं और कुछ साल बीत जाते हैं नौकरी की तलाश में। दूसरा, इसका एक और अच्छा उदाहरण ये है कि आपको रोजगार तो मिल जाएगा पर आपकी पढ़ाई के अनुरूप वह होगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे चपरासी के पोस्ट के लिए हजारों इंजीनियरों ने फॉर्म भरा, कैसे स्वीपर के पोस्ट के लिए हजारों पीएचडी होल्डर्स ने आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, फॉर्म भरा। ये क्या स्थिति आ गई है? यह बेरोजगारी। जब मैं इस बारे में थोड़ा और रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे यह समझ में आया कि बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है, अनपढ़ लोगों में कम। अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बार बार पता नहीं क्यों मेरी नजर चैट करी जा रही है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक संस्था है, ये अर्थशास्त्र से संबंधित भारत में जो बातें उसको लेकर सर्वे करती है, आंकड़े निकालती है और उसको लोगों के, भारत की जनता के सामने रखती है। तो उसका एक आंकड़ा यह दिखाता है कि जो लोग अनपढ़ हैं, पूरे भारत में जो लोग अनपढ़ हैं, अगर हम देखेंगे कि उनमें बेरोजगारी का दर कितना है तो वह 1% से भी कम। और वही हम देखेंगे कि हाल ही का फरवरी का डेटा है इसी साल का 2021 का, और वही हम ग्रेजुएट्स की बात करेंगे तो ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की दर जो है 20% है। मतलब हर 4-5 युवा में, हर 4-5 ग्रेजुएट में एक ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी की जो समस्या है यह मुझे सबसे पहले समझ में आई जब 2019 का चुनाव आने वाला था। चुनाव के समय में आप जानते हैं बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं। उस समय भी एक रिपोर्ट आया जिसके अनुसार ये पता चला कि पिछले 45 सालों में उस वक्त पे भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा थी, जो अब उससे भी ज्यादा बढ़ गई। बात बहुत गंभीर है। मैं थोड़ा सा आंकड़ों पे आना चाहूंगा। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि बेरोजगारी जो है वो कितनी गंभीर है और कितनी घुसी हुई है। हम हमारे बच्चों को, जैसा कि मैंने कहा, एक युवा बेरोजगारी बता पाएगा कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। कैसे? माता पिता की गालियां तो आम बात है, माता पिता की गालियां आम बात है कि कुछ कर लो, निकलने पड़े हुए हो, कुछ करते नहीं हो, इसके बेटे को देखो, उसकी बेटी को देखो। बात अब ऐसी हो गई है कि युवाओं के लिए नौकरी पकड़ना पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि पढ़ाई का स्तर पहले की तुलना में, लिटरेसी रेट, ये सब चीजें बढ़ी हैं, लेकिन बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी होने की वजह से जो है कंपटीशन में बहुत वृद्धि आई है, जो कई बार हमारे माता पिता समझ नहीं सकते, जिसका भयानक प्रभाव पड़ता है युवाओं के मानसिक स्थिति पर। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, भारत में कितने करोड़ लोग रहते हैं? भारत में कितने करोड़ लोग हैं? 130 करोड़। अभी थोड़ा और बढ़ गया है, 136 के आसपास है। 136 करोड़ भारतीयों में 80 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात जो राशन दुकान है या जो राशन सरकार के द्वारा मिलती है उस पर आश्रित है। अब समझ में कितनी बड़ी संख्या है। 136 करोड़ भारतीयों में लगभग 80 करोड़ लोग जो है सरकार के दिए हुए अनाज के बलबूते जिंदा है, करीब करीब 60%। मतलब इतने सारे लोगों के पास करने को कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, जिसमें पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं। और इसके बाद हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ऑक्सफैम एक संस्था है, उसने बताया है कि उसके एक सर्वे आया, उसमें ये बताया गया, जो कि आए दिन सुनने में मिलता है कि कोरोना, खासकर कोरोना काल के बाद, कि अमीर और गरीब में जो फासला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरे भारत में लगभग जितने संसाधन हैं उसका 70% सिर्फ 10% लोगों के हाथों में। अब समझ में आ रहा है, समझा पा रहा हूं कितना गंभीर है मामला बेरोजगारी का। महिलाओं पे थोड़ा सा आंकड़ा शेयर करता हूं। महिलाओं की बात करेंगे तो 2016 में महिलाओं करीब 25% महिलाएं जो है रोजगार में किसी ना किसी रूप में अपना सहयोग दे रही थी, जिनकी सहभागिता अब घटकर 10% हो गई। 25% अच्छा नहीं है, और वह उससे भी घटकर 10% हो गई है। तो महिलाओं की स्थिति, हमारी युवतियों की स्थिति और ज्यादा खराब है। मुझे मालूम है, मुझे भी थोड़ा दिक्कत होता था ऐसा आंकड़ा वगैरह समझने में। अभी आपके कंफ्यूज चेहरे को देखकर लग रहा है कि समझाना भी आसान नहीं है, समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं कि बेरोजगारी है। जब आपको देखिए, आपको अपने घर परिवार में दिखेगा कि इसकी नौकरी नहीं लगी है, इतने साल से कोशिश कर रहा है, इसकी नौकरी नहीं लगी है, इसकी नौकरी नहीं लगी है। और आप ठीक से देखिए, जांचिए, टटोलिए, आपको कितने सारे युवा अपने गांव पड़ोस, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सभी मिल जाएंगे जो प्रयास कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं पा रहा है। यह बेरोजगारी, वो दुखी है, वो डिप्रेशन में है। उनके डिप्रेशन इतना खतरनाक है कि एक माता पिता अपने बच्चे से उम्मीद करता है, जो कि हमारे भारत में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या बनेगी, IAS बनेगा, बनेगी। अभी जब वो बच्चा नहीं कर पाता है, वो डिप्रेशन में जाता है, पूरा परिवार डिप्रेशन में जाता है। अभी क्यों है इतनी बेरोजगारी, इस पर आते हैं। बहुत सारे कारण हैं, मैं कुछ आपसे साझा करूंगा। एक चीज है, जब हम रोजगार के बारे में बात करते हैं तो हमारा पसंदीदा टॉपिक है सरकारी नौकरी। और रोजगार को लेकर अच्छा एक बात, एक और सवाल है। आप लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के बारे में सुना है? सुना है? मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा। सुना है? कब मनाते हैं? अभी हाल ही में मनाते हैं 17 सितंबर को। और क्या है 17 सितंबर? एक और दिवस मनाते हैं। हाँ, एक और दिवस इस बार मनाया जाता है, पिछले 2014 से मनाया जाता है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन उसी दिन मनाते हैं। अभी युवा देखिए, युवा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरह से कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए, कुछ कर दो। काफी समय से आवाज भी, गुहार भी लगा रहे हैं, कोई सुना ही नहीं रहा है। जैसे कहा, पिछले सत्र में कहा गया, मीडिया बिक चुकी है। मीडिया इन सब बातों को देश के सामने लाती ही नहीं है। अभी क्या करेंगे युवा? युवा अपने ढंग से कुछ नया लेकर आए, और पिछले साल ज्यादा जोर शोर से मनाया गया था, इस साल थोड़ा फीका हो गया। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन, क्या संदेश है? संदेश यही है कि हम बेरोजगार हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी सुनो। युवा यही कहना चाहते। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया, हम थे कारण पे कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण है, तो इसमें तुरंत हम जाएंगे। सबसे पहला कारण, निवेश नहीं हो रहा है। भारत में आप
आपने सुना होगा मेक इन इंडिया एक कैंपेन चला था जोर जोर से, मुझे लगता है लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी, मेक इन इंडिया। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी निरंतर प्रति वर्ष भारत में जो निवेश हो रहा था, भारत के जीडीपी में जो निवेश हो रहा था, इकोनॉमी में जो निवेश हो रहा था, वह हर साल घट रहा है। बहुत चिंता की बात है। अभी हम लोगों को क्या पता निवेश से क्या होता है, आम लोगों को, हमको क्या मतलब, मुझे क्या मतलब कि भारत में निवेश हो रहा है नहीं हो रहा है। भारत में अगर भारत की अर्थव्यवस्था में अगर निवेश होता है तो इससे नए कारखाने खुलेंगे, नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, इससे क्या होगा, नए रोजगार के अवसर आएंगे। तो कोई पैसा ही नहीं लगा रहा है, कोई कंपनी कम कंपनियां खुल रही है, कम फैक्ट्रियां खुल रही है, इससे रोजगार कम। कोई भी परीक्षा ले लीजिए, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य रीजनल पार्टी हो, आपको यह एक चीज समान मिलेगी हर जगह कि सरकारी नौकरियों पर भर्ती नहीं हो रही है जिस अनुपात से होनी चाहिए, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं जिस तरह से होनी चाहिए। परीक्षा के डेट्स आते हैं, परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं तो कोर्ट का केस लग जाता है, वो सुलझता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। एक युवा को 4, 5 साल, 6 साल लग जाते हैं, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने की उसकी जो उम्र है वो भी निकल जाती है। कितना उदासीन करने वाला है कि एक युवा जो अच्छा पढ़ लिख कर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इन सब की नौकरियां लेकर निकला है, माँ बाप भी खुश हैं कि बेटा कुछ करेगा, क्योंकि एक समय था बेटे को डिग्री मिल गई तो घर में मिठाइयां बंटती थी। अब वो दौर चला गया है, अब करोड़ों हैं जिनके पास डिग्रियां हैं। इसको मैं जोड़ता हूँ एक और घटना से, तालिबान आजकल बहुत चर्चे में था। तो जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो जो अफगानिस्तानी महिला स्टूडेंट का कुछ आया था न्यूज़ पे, उसने कहा अपने घर वालों को कि मेरी डिग्रियां फाड़ दो। अभी भारत में वही परिस्थिति है, इतने ग्रेजुएट हैं, ऐसे ही पढ़े हुए हैं, डिग्रियां पड़ी हुई है फाइल में, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, डिग्रियां फाड़ दीजिए। अब उसी यूनिवर्सिटी को वापस कर दीजिए जहां से ये डिग्रियां आपको प्राप्त हुई। ये है सरकारी परीक्षाओं की जो स्थिति है। अब दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी परीक्षाएं होती है कहाँ जाने के लिए, कहाँ भर्ती होने के लिए, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इसका मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, जैसे BSNL हो गया एक उदाहरण। प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, उद्योगपतियों के फायदे के लिए इन कंपनियों को डुबाया जा रहा है। अभी BSNL अगर डूबी, खत्म हो गई, तब किसको फायदा होगा, किसको फायदा होगा? बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कंपनियों उनको फायदा होगा। और ये तो फिर भी षड्यंत्र है और एक बार लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। और भला BSNL वालों का जो इतना विरोध कर रहे थे कि बात फिर भी लोगों तक पहुंची, हम जानते हैं। इससे भी बुरी स्थिति है HAU, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ये कंपनी है, ये क्या करती है, ये हवाई जहाज से संबंधित चीजें और उससे संबंधित, ये तेजस विमान सुना है, ये वही लोग बनाते हैं, तो हवाई जहाजें बनाते हैं। और जो एयरफोर्स है अपनी सेवाएं ये भारतीय एयरफोर्स को देते हैं। अब क्या है कि डिफेंस का एक टेंडर आया, उस टेंडर को, टेंडर मतलब सरकार बोलेगी हमें ये सारी चीजें चाहिए, हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अभी उस टेंडर को एक सरकारी कंपनी जो पहले से ही दिवालिया थी, उसको नहीं देके जो केंद्र सरकार है उसने ऐसे प्राइवेट कंपनी को देने का प्रयास किया जिसका कोई डिफेंस के सेक्टर में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था।
मतलब कुल मिलाकर मैं यही बात कर रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियों के अवसर थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो नौकरियां थी, वो अब घट रही हैं, क्योंकि उनका सरकारी भाषा में मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, उनको सरकार बेच रही है। ऐसा होगा तो सरकारी नौकरियां कम होंगी। एक बात ये हो गया। दूसरी बात कि अन्य सरकारी एसएससी का हम उदाहरण ले लेते हैं। 2016 में एसएससी 2012 में एसएससी सेंट्रल केंद्र की जो एसएससी है, जो एग्जाम कराती है, जिसमें रेलवे में और अन्य डिपार्टमेंट्स में भर्तियां की जाती हैं, उसका जब एग्जाम का आया तो वहां पर करीब 16,000 पोस्ट थे। अभी कुछ समय पिछले साल जब आया तो सिर्फ 6,000 थे। देख रहे हैं, लगभग 8 साल में 10,000 नौकरियां एक ही एग्जाम में कम हो गई। ये बहुत चिंता का विषय। एक और चीज है, मुझे समय है ना? अब अगली बात पर आते हैं। वह यह है कि मैं भूल रहा हूं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने का है। पहले आप देखेंगे आपका घर में बिजली का मीटर होगा। हाँ, आदिवासियों का में हाल ही में आया है, शायद हमें देखने का भी मौका नहीं मिला, पर पहले वालों ने देखा होगा जो काफी लंबे समय से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि एक सरकारी नौकर आता था, सरकारी पीएफ सब बनता था उसका, अच्छे पैसे भी थे। उस समय थोड़े कामयाब बढ़ गए थे। वो आता था और मीटर की रीडिंग लेता था और चला जाता था। सरकारी नौकरी मीटर रीडिंग के लिए मजा ले। अभी आपको कोई मीटर रीडिंग लेने वाला सरकारी नौकर मिल जाए, सब भाड़े पे। क्या पे? भाड़े पे। भाषा का भी इस्तेमाल बड़े रोचक ढंग से किया जाता है। जैसे मेरे जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो कहा गया कि मैं नौकरी छूट गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। नौकरी छूट गई, मैं अतिथि विक्रेता मतलब गेस्ट लेक्चरर के रूप में कॉलेज में पढ़ाता था। दूसरी भाषा में मैं भाड़े का प्रोफेसर था। जर्नलिस्ट बड़े वाले प्रोफेसर है, सही वाले। मैं भाड़े का प्रोफेसर था, भाड़े में रखा है। और भाड़े में रखा है तो तनख्वाह भी कम है। प्रति क्लास छत्तीसगढ़ जशपुर में मैं पढ़ाता था, प्रति क्लास मुझे मिलता था 200 रुपए। दिन में आप अधिकतम 4 क्लास पढ़ा सकते हैं, 800 रुपए कमा सकते हैं अधिकतम। अभी झारखंड से ही उसकी तुलना करेंगे तो झारखंड में जो भाड़े पर है उसको एक क्लास के 600 रुपए तो मिलते हैं भाई। शायद अभी थोड़ा बदल गया, 1-2 साल का पुराना आंकड़ा है। मतलब क्या है, आपको भाड़े पर रखा जाएगा, आप वही काम करेंगे जो बाकी लोग जो उस पद पर है वो करते हैं, लेकिन आपको पैसे कम मिलेंगे। आपको अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जैसे पीएफ नहीं मिलेगा और हर डिपार्टमेंट के अनुसार जो सुविधाएं सरकार एक सरकारी नौकर को देती है वो आपको नहीं मिलेगी। कल को अगर उनको पसंद नहीं आया तो आपको निकाल देंगे। मुझे निकाला नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई हिसाब नहीं है। आज आपके पास नौकरी है, आप राजा जैसे जी रहे हैं, कल को नहीं रही, आप रोड पर आ जाएंगे। कितना बचत कब तक चलेगा? तो कुल मिलाकर ये है सरकारी नौकरियों का हाल। फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। परीक्षाएं ठीक से नहीं हो रही है, भर्तियां ठीक से नहीं हो रही है। दूसरा, जहां भर्तियां होनी है वही बिक जा रहे हैं तो भर्तियां दूर की बात। तीसरा क्या था? मैं भूल जाता हूँ, फिर देखना पड़ेगा, आप ही लोग बता दीजिए। तीसरा भाड़े वाला भी तो बोला था। मेरे काम भी कभी भी सरकार के हो जाते हैं, तो भाड़े वाला हिसाब हो गया। इसलिए कुल मिलाकर आजकल मुझे यही सलाह सुनने को मिलती है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में तुम्हारे मत जाओ। ऐसे भी बेरोजगार से कोई शादी करता नहीं आजकल, सबको नौकरी वाला चाहिए। तो आप मेरे पापा कहते हैं, कौन देगा तुमको अपनी बेटी का?
कहाँ से खिलाओगे, कहाँ से संभालोगे? मेरे बचाए हुए पैसे पर कब तक जियोगे? कल को बीमार हो गए, कुछ हो गया, सब पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्यों है बेरोजगारी? निवेश हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, ठीक। और अगला है, ठीक है, हाँ समय हो गया, सीधे कंक्लूड करने को बोल दिया, बोला ना 5 मिनट बचे हैं। अगला है, ये बहुत बड़ी सरल भाषा में समझाऊंगा, अनएम्प्लॉयबिलिटी। मतलब ये कोरोना काल में आपने सुना होगा, बड़ी मारामारी थी वेंटिलेटर, फिर क्या वेंटिलेटर आए, वो भी कहाँ से? पीएम केयर से। आधे तो खराब थे, ठीक है, जो चल रहे थे उनको चलाने के लिए भी लोग नहीं थे। मतलब रोजगार है, हमें अभी ऐसे लोग चाहिए जो वेंटिलेटर चला सके, पर हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं है जो प्रशिक्षित हैं इतने कि वेंटिलेटर चला सके। समझ में आ रही मेरी बात? ये है अनएम्प्लॉयबिलिटी। बहुत सारे क्षेत्र में इंजीनियर तो बन गए, डिग्री तो मिल गई, पर कुछ पता ही नहीं है। कल को बोल दिया सिविल इंजीनियर से ब्रिज बनाना है, 2 दिन में ढस जाएगा, 10 दिन। मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट है थोड़ा, सरकार की खराब नीतियां। 2 चीजें, एक नोटबंदी की तो मार मैंने उसी समय झेल ली थी जब सर पर एग्जाम था और आप एटीएम कार्ड पकड़कर लाइन पर खड़े हैं पढ़ाई करने के बजाय कि पैसे निकले तो पेट भरूं फिर पढ़ने जाऊं। समझ रहे? नोटबंदी की मार भयावह थी, हम सबको अनुभव करने को मिला होगा। पैसे की कितनी कमी हो, हाँ हो सकता है आदिवासियों को, हम लोगों को थोड़ी कम परेशानी नहीं होगी, हमारे पास पैसे ही कम है। क्या कौन बदल 1500 रुपए मुश्किल से आते, कौन किधर बदलने जाएगा? मजाक का हंसते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगला दूसरा है जीएसटी में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मतलब एक अच्छी नीति थी पर हड़बड़ी में ऐसे लाया कि सब गुड़ गोबर कर दिया। मतलब अच्छी तरह से लागू नहीं किया। जिस तरह से नोटबंदी के समय में नोटें तो बदलती पर एटीएम उस अनुसार नहीं बदली। तो जब नई नोटें पुरानी एटीएम में डाली गई या डालने का प्रयास किया गया तो हुआ ही नहीं, उसमें और देरी हो गई, जिसकी वजह से मैं उस एटीएम पे और देर तक खड़ा था। तो कुल मिलाकर ये सारे होने के कारण समाधान क्या है? राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस जोर शोर से मनाएंगे। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हो रहे हैं जो बहुत कमजोर है, और ये महत्वपूर्ण बात है जिसमें हम आदिवासी युवाओं युवतियों की सहभागिता होनी चाहिए। सुनिश्चित करना है कि हमारी सहभागिता रहे। और मुझे लगता है ये एक पहल हो सकती है उस ओर कि इस सम्मेलन में जब युवाओं को बुलाया गया बोलने के लिए, युवाओं से संबंधित मुद्दे उठाए गए, तो मुझे लगता है कि कल को इस ओर भी काम होगा जब हम युवाओं को इस सम्मेलन से, इस संस्था से और इस आंदोलन से जोड़ेंगे और इन सब मुद्दों को, बेरोजगारी के मुद्दों को, डिप्रेशन के मुद्दों को हम इस क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र से मजबूती के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या हर व्यक्ति या हर संस्था के सामने, इसके सामने रखना जरूरी है, मजबूती के साथ रख सकेंगे। धन्यवाद। ये काला को काला कहने वाला लोग कौन है? ये काला को काला बोलने वाले लोग कौन है? ये काला को खराब बोलने वाले लोग कौन है? ये हम लोग को समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आरक्षण को सही तरीके से समझ पाएंगे कि हम लोग को आरक्षण क्यों चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सवाल करते हैं कि भाई बोलने का तो हमको आदत है नहीं, तो आरक्षण जो है ये कब से लागू हुआ हम लोग देश में? किसी को पता है? पता तो सबको होगा ही। कब से लागू हुआ है? बात सबके बोला 51 में। और आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? एसटी ओबीसी? हम एसटी ओबीसी जो नौकरियों में आरक्षण जो था, नौकरियों में आरक्षण हमको लगता है कि अगर हम गलत नहीं है तो महाराष्ट्र में जो मराठों को आरक्षण देने का साहूजी महाराज ने 1902 में काम किया था। शायद ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। 1902 में इसीलिए किया, उन्होंने जब महाराज बने तो उन्होंने अपना सर्वे किया। उनके 62 जो कर्मचारी थे, मुख्य जो था 62 कर्मचारियों में 50 जो थे ब्राह्मण थे और 12 जो थे नॉन ब्राह्मण, वो भी अपर कास्ट, पारसी थे, आपके शेषी प्रभु, ये लोग थे। और
उनके जो आरक्षण का ये था और उनके जो बाकी जो जितने भी ये थे मुख्य पद थे वहां में भी इसी तरीके का था। तो उसको नॉन ब्राह्मणिकल रिजर्वेशन कहा गया, मतलब ब्राह्मणों को नहीं देना है, ब्राह्मणों के लिए अलग 50% कर दिया और बाकी एससी ओबीसी जो अभी हम लोग जिसको जानते हैं दलित शूद्र आदिवासियों के लिए 50% किया। और आज जो हम लोग ये आधुनिक का मॉडल रूप देख रहे हैं ये हमारे साहू जी महाराज का देन है, जो शिवाजी के वंशज के हैं उनका देन है। ये मॉडल जो आज हम लोग भारत में देख रहे हैं एससी ओबीसी का जो 50%, इसके लिए उस समय कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि आंदोलन हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो आरक्षण का जो चाहिए ये कितना चाहिए आपको। जो बात था कि भाई दलित यहाँ पे कितना प्रतिशत है, ये आदिवासी कितना प्रतिशत है, ओबीसी कितना प्रतिशत है। ओबीसी रिजर्वेशन तो बहुत पहले बाद में लागू हुआ मंडल कमीशन आने के बाद भी। तो हम लोग को बात करना है कि भाई अभी तो हम लोग बात करें कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी हम लोग को बात करना चाहिए कि भाई जो विकलांग है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। हम लोग को आरक्षण का बात करना चाहिए, जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं उसको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये आरक्षण का मतलब हो गया हम लोग मानवीय आधार पर अगर सोचें, ये मानवता जो हम लोग बोलते हैं इसको हमको लगता है कि आरक्षण की जगह इसका नाम रखना चाहिए कि मानवता का इस तरह कुछ नाम सोचना चाहिए कि भाई जहाँ सब बराबर टाइप। हम लोग तो एक सवाल आता सब करते हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनका करो हम एक बता दें कि भाई जिस समय साहू जी महाराज आरक्षण 1902 में लागू कर रहे थे उस समय हम लोग जिसको स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं उसका विरोध किए थे, विरोध में खड़ा थे कि भाई ये ब्राह्मणों को खिलाफ में जो 50% आप आरक्षण दे रहे हैं तो उसका विरोध करने का प्रमुख नाम बाल गंगाधर तिलक का भी और भी कई बड़े बड़े नाम थे। तो उसी तरीके का जो है अभी भी आरक्षण का विरोध करने वाले में बड़े बड़े कई नाम है। तो ये हम लोग को सोचना नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। हम लोग शुरू में चर्चा कर संविधान को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि वह संविधान चेंज हो, कुछ भी हो, हम लोग का जो मौलिक अधिकार जो है यहाँ का जो दलित आदिवासी जो जिनका ये मूल ये है देश है उनके प्रति आप कितने न्याय करते हैं। और इसी से जुड़ा हम लोग देखते हैं कि भाई जो आरक्षण से जुड़ा ही निजीकरण भी आता है। ये आरक्षण को खत्म करने का ही एक ये है निजीकरण है। नौकरियों में आरक्षण है एसटी ओबीसीओं के लिए। अभी हम लोग झारखंड सरकार बोल रहे हैं कि भाई जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उसको भी 75% हम लोग आरक्षण देंगे यहाँ के स्थानीय लोगों को। अब स्थानीय लोगों में कौन लोग रहेंगे, तो वही लोग रहेंगे स्थानीय लोगों में जो 1902 से पहले साहू जी महाराज के वहां पे बैठते थे, उन्हीं लोगों का कब्जा रहेगा। ये अगर उसमें भी रिजर्वेशन नहीं करेंगे कि यहाँ के लोग कौन है उनको चिन्हित कर देने का काम नहीं करेंगे तो साहू जी महाराज के जैसे फिर से बचत करना पड़ेगा और फिर से झारखंड में इस तरीके का साहू जी महाराज के जैसे लोगों को लाना पड़ेगा। तो हम लोग का है कि भाई आरक्षण निजीकरण में क्या होता है, वहाँ जैसे हम लोग जो समाज शास्त्र के छात्र और जो आप लोग पढ़े होंगे तो देखिएगा कि निजीकरण में एक बड़े बड़े जो वहाँ के समाज शास्त्रियों का रिपोर्ट है, निजीकरण में किसको नौकरी मिलेगा। अभी जैसे हमारे ग्रंथन भाई बता रहे थे कि भाई यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें अगर दलित आदिवासियों के सरनेम नहीं रहे तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि भाई दलित बहुत सारे जो है जो चमार है जो और बहुत सारे लोग मानी जाती है कि लोग अपना कास्ट के नाम को कास्ट को छुपाने के लिए राम लिखते हैं, है ना, कि राम वो राम। और जो लोग अपने कास्ट के प्रति जो डोमिनेट ट्राइब है जो डोमिनेट कास्ट है ये लोग अपने घरों के बाहर में लिखेंगे ये भगवान ये सेना वो सेना, ये लोग लिखते हैं उस तरीके। तो अगर मान लीजिए कि ये आरक्षण अगर नहीं होता, जैसे निजी क्षेत्र में हम लोग आरक्षण की इसलिए बात कर रहे हैं और आरक्षण का हम लोग इसे 50 से हम लोग का मांग है कि एसटी ओबीसीओं के लिए 50 से 73% किया जाए। एसटी ओबीसीओं के आरक्षण का अनुपात उसमें विकलांग महिलाएं और जो हमारे ट्रांसजेंडर है इसके लिए अलग से आरक्षण का व्यवस्था किया जाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। क्यों, कैसे हम बताते हैं, हम लोग कभी भी मॉल में जाते हैं, कभी भी किसी कंपनी में जाते हैं तो आगे जो चेहरा बैठी रहती है बैठे रहता लड़का होता है महिला होती है उसको मतलब उसका चेहरा अगर देखिएगा तो कोई काली महिला नहीं होगी, वो कोई गोरी पुरुष होगा, गोरा पुरुष होगा या गोरी महिला होगी। तो ये उनको लिए गोरे लोगों के गोरा होने का उसका एडवांटेज है। और हम लोग दलित आदिवासियों में कितने गोरे लोग हैं,
कि वे कहाँ कहाँ कैसे कैसे तोड़ के हमको समझने का और समझाने का ये हम लोग को काम करना पड़ेगा। और बेरोजगारी पे जैसे भाई बताए हैं, और हम लोग का ये एक मांग होना चाहिए कि जो सिनेमा और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में भारत में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। यही हमारा अभी का वक्तव्य। अभी आप लोगों का कुछ सवाल जवाब है, कुछ पूछना है या हमको कुछ बताना है तो आप लोग बता सकते हैं। वो इन लोग मिलकर झारखंड की संस्कृति और खासकर संगीत पर काम करते हैं और यूट्यूब पर अपोजिशन चैनल भी है, वहाँ भी ये लोग झारखंड से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को रखते हैं। तो इनसे हम आगे की बात सुनते हैं। और खास धन्यवाद दोस्तों क्योंकि नजदीक आदमी है इसलिए मेरा परिचय वो बड़ा लाख दे है, बाकी लोगों का सबसे पहले बता दिया। लेकिन ठीक है, हम सब एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपना सब परिचय दे दीजिए। अच्छा, मेरा परिचय मेरा नाम गुंजल के मुंडा हुआ, घर तमाल है, रहने के लिए हम रांची में भी रहते हैं, तो दो जगह जाते रहते हैं। और कुछ दिन पहले तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो नए रोजगार टाइप आदमी यहाँ पर आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कितना आप लगता है कि इंट्रोडक्शन काफी रहेगा? ठीक है, तो दोपहर से जो बातें सुन रहा था उसी के सब्जेक्ट्स में कुछ प्रिपेयर किए हैं। एग्जैक्टली प्रिपरेशन तो नहीं बोले, लेकिन कुछ पॉइंट लिखे हैं। एग्जैक्ट टॉपिक में सामाजिक आंदोलन में युवा हम लोग यूथ सेशन रख रहे हैं। तो अभी पूछे तुमसे हम पूछे हम कि भाई क्राइटेरिया क्या है यूथ का? या तो आगे पकड़ा है, शुरू हो गया है, तो हमको यूथ में कैसे तुम लोग मिल रहे हो? आप बताएंगे कि अभी कविता पढ़ते बोल दिया, जो लोग मजदूरी करता है लोग यूथ है, ठीक है, तो बिहार में 9 से 5 मजदूरी कर रहे थे, यूथ में आ गए। अभी बोला कि जो लोग बेरोजगार है वो भी यूथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं कि हम यूथ में आ रहे हैं। तो पुनः धन्यवाद आप सबों को कि हमको बुलाया जरूर। यूथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत लोग 40 साल का होने के बाद भी यंग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो हम तो कभी देश से तो खैर यूथ में आ रहे हैं। कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम रेडी नहीं किए, और जो आप लोगों को भी आंदोलन हो रहे हैं, चले हैं, क्या विचारधारा था उससे बेहतर बताने के लिए यहाँ पर कई लोग थे, हैं और रहेंगे सुनने के लिए। आप इनसे जान सकते हैं। मैं कुछ अपना एक किसी अनुभव शेयर करूंगा आपसे, उसके बिना और कुछ नहीं करूंगा। तो जब टकरा आ रहा था मैं यहाँ पर, तो है कि काफी अंदर है, उतना अंदर नहीं लेकिन काफी अंदर है, शहर के से दूर है। तो खुशी हुई कि इतने सारे युवक, नए लड़के लड़कियां यहाँ तक आने को तैयार हैं। जनरली हम लोग सब शहर में जाना चाहते हैं, वहीं पर से आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतने सारे युवा यहाँ आ रहे हैं, तो एक खुशी का माहौल था। तो यहाँ के गाँव वाले ये सोचे कि लोग को कल्याण करना है, ठीक है। आप लोग को याद होगा जब कोरोना तुरंत खत्म हुआ था, तो सारे लोग गाँव में भाग रहे थे, क्योंकि शहर में सुई नहीं मिल रहा था। तो ये सारे लोग जो कभी अपने गांव नहीं जाते थे, वो अचानक सब गांव भाग रहे हैं, तो वो कोई कल्याण करने नहीं जा रहे थे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां जा रहे थे सब कोई। तो आज जब हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं ऐतिहासिक गांव में, तो कोई हम लोग गांव वालों का कल्याण कर रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कोई अपना जान बचाने के लिए आया हुआ है। कारण यह कि जो भी चीज हम बात करते हैं, जितना भी सिद्धांत हम लोग बड़े बड़े किताबों में लिखते हैं, सोशलिज्म और फलाना, सब आपसे निकला हुआ है। गांव वालों का व्यवहार निकला हुआ है, लोगों का व्यवहार निकला हुआ है, और वो व्यवहार अनफॉर्चुनेटली हम लोग शहर में खो दिए हैं। तो जब तक हम लोग आपके पास नहीं आएंगे, उस विचारधारा का सृष्टि कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकला है वो विचारधारा, जब तक हम आपके पास नहीं आएंगे, हम लोग उस विचारधारा में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमको लगता है यहाँ आने का सबसे मूल कारण वही है कि
जो विचारधारा के लिए जो हम लड़ रहे हैं और विचारधारा कहाँ से बनता है, इन लोगों के बीच से बनता है, उनके बीच जाए, उनसे बात करें। और ऊपर से तो जयपाल सिंह जी का काम हुआ, तो जो विचारधारा को शायद भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय पकड़ पर रखना, एक रैया भाषा से लेकर एक और भाषा में रखना का काम जिस आदमी ने किया, उनके काम हम लोग आए हुए हैं। तो कोई हम लोग आप पर कल्याण नहीं कर रहे हैं, आपसे हम सीखने आए हैं। ये हम एक कंटेक्स्ट रख रहे हैं, एक भूमिका बांध रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत लोग जयपाल सिंह जी का जो पत्थर है, ससंदेरी है, पत्थरगढ़ी है, वहां पर सब गए होंगे, तो जब घुसे होंगे तो देखने में मालूम नहीं पड़ रहा होगा जयपाल सिंह कौन है और उसका पिताजी कौन है, उसका पवाला कौन है, ठीक है। ऑब्वियस सबके साथ हुआ होगा, किसी हम लोग भी गए तो कौन क्या है जयपाल सिंह मालूम नहीं पड़ रहा था। तो मानता देखिए, इस विचारधारा के बारे में हम बात करते हैं, एक ऐसा आदमी जो यहाँ से ऑक्सफोर्ड गया, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया ओलंपिक्स में, संविधान सभा का मेंबर रहा, पहले तो आदिवासियों के बीच में सबसे बड़ा नाम जयपाल सिंह जी का है। उनका कर्तव्य और उनके पिताजी का कर्तव्य, उनका भाई का इत्यादि इत्यादि, उनके खानदान का कोई अंतर नहीं है। यहाँ से सबसे बड़ा सीख शुरू होता है हम लोग का। भले हम लोग लगे कि अरे यार सरकार कुछ नहीं कर रहा है, दम वाले कुछ नहीं कर रहा है, इतना बड़ा आदमी है, ऐसे पड़ा हुआ है, विचार समझिए। गांव वालों के लिए जयपाल सिंह का जो महत्व है, जितना उनके पिताजी का महत्व है, जितना उनके चाचा का, जितना उनके दादा का, यही विचारधारा आपको लगता है कि इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, ठीक है, कि प्रोग्रेसिव नेशंस के बारे में बात करते हैं। अभी आहार के कुछ दिन पहले हम देखे कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बोरिस घूम रहा था, अचानक उसको किसी एक अध्ययन को उनका विचार पसंद नहीं आया, उसको पकड़ के गिरा दिया उसको ऊपर। वो चीज हम लोग भारत में नहीं कर सकते, लेकिन चेष्टा वही रखते हैं, मतलब गिरा नहीं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा चुना हुआ आदमी हमारे समकक्ष हो, ठीक है। जैसा आप लोग बैठे हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, वो भी हमारे तरह ही बैठे, हमारे तरह ही बात करे, कोई वो महलों में रहने वाला आदमी ना हो, वही चाहते हैं हम लोग। अल्टीमेटली वही हम लोग का लक्ष्य है। और अगर हम कहते हैं कि वो तो अन्य हो गया, तो बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि आदिवासी बहुत सारे मंत्री बने, सीएम बने, क्यों नहीं हमारा समाधान कर पाए? क्योंकि वो आदिवासी उस सेंस में नहीं थे, हमारे समकक्ष नहीं रहे, कभी ऐसा बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद है कि वो लोग महलों के हो गए, राजा रजवाड़े हो गए, और हम लोग ऐसे ही लगा कि तो हमारे साथी ही हैं। तो ये जो विचारधारा है, जिसको हम बोलते हैं कि जयपाल सिंह का जो मतलब है, उसके पिताजी का, उसके अन्य खानदान के लोगों का, तो यह विचारधारा आपको गांव में सीखने को मिलेगा। आप जब किताब पढ़ने बैठेगा शहरों में, सब कभी सिखाया नहीं आप लोगों को। तो जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग किसी चीज के लिए आ रहे हैं, और लगता है उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस चीज को जान पाए, और 3 दिन के अवसर पे हम लोग 25 दिन रहते हमको थोड़ा बहुत समझ भी आएगा। तो जब यहाँ पर आए तो उनके बेटे से मुलाकात हुई, जैन जी से, और अभी आपको पता है कि नहीं पता है, पता तो हो गई कि झारखंड सरकार एक स्कॉलरशिप निकाली है। उनका मानना है कि और जयपाल का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, इसलिए बच्चों को भेजो विदेश, ठीक है। जयपाल सिंह विदेश पर जयपाल सिंह नहीं बनेंगे, वापस आकर बनेंगे। तो इस चीज को हमको एक सिस्टम हम देते हैं रिट्स वगैरह में, जो हमारा तरीके की पढ़ाई होती है, कि अगर आप पढ़ने के बाद, सरकारी बच्चों में पढ़ने के बाद, अगर आप वहाँ पर इंटर्नशिप या फिर नौकरी नहीं करते उस संस्थान में 1-2 साल के लिए, तो आप पर जुर्माना ठोकते हैं, ठीक है। तो जयपाल सिंह जैन से बात हो रही थी, वो बोले कि बच्चे जा रहे हैं, 6 बच्चे जा रहे हैं, और उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। झारखंड सरकार इतना सोचा नहीं कि उसको कुछ बॉन्ड लिखवाया कि लोग वापस आकर तुमको काम करना होगा यहाँ पर। शायद सरकार बोल रहा हो कि अगर लोग आएगा तो नौकरी क्या देंगे, समझ में नहीं आ रहा, उससे बाहर रहता बाहर भेजो लोगों को। लेकिन जयंत जी बोले कि हम उनसे बात किए और वो भरोसा दिलाए हैं कि वो लोग पढ़ाई करके वापस आएंगे। तो इस चीज पर हम वापस आते हैं यूथ के पास कि आप पर कोई चीज थोप नहीं रहा है, ठीक है। अब 6 लोग जब बोल रहे हैं कि हम वापस आएंगे, तो हम यह मान कर चल रहे हैं कि उन 6 लोगों को प्लस हम यूथ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है
तो यहाँ पर हम ये नहीं बताने आए कि तुम बहुत संगठन करो, दुनिया ऐसी है वैसी है, लेकिन हम लोग अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू बी, तो कहने के लिए बहुत आसान लगता है बी द चेंज यू वांट टू बी, लेकिन इनफैक्ट ये बहुत कठिन चीज है। आप समाज को, देश को, दुनिया को शायद बदल पाएंगे, खुद को हमको लगता है कि अवश्य बदल पाएंगे। तो हमको लगता है कि इस चीज पर जोर देने की जरूरत है, और उसी के जो उस चीज को हम लोग मेन बात को उसके रखते हुए आज जो पूरा बातचीत रहा है, दोनों को कोशिश करेंगे जोड़ने का और फिर उस पर बात करते रहेंगे। तो आज जो भी हम लोग इससे पहले इस सत्र के जितने भी व्यक्ति थे, कुछ एक वर्ड्स हम लोग पकड़े उसको, ठीक है, जैसे पत्रकारी हुआ, लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उसका जो ओवरव्यू आपको दिखता है कि वो आपको एज अ पर्सन शायद आपसे उतना हेट नहीं करते हैं, ठीक है। आप एज एन आइडियोलॉजी आप दूसरों से भिन्न हैं, इसीलिए वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप जिस दिन आप उनके जैसा बन जाइएगा, आपको भी शायद अपने जैसा मानना शुरू कर देंगे, आपको परेशान करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो ये जो हम शब्द चुने, पत्रकारी हुआ, राष्ट्र हुआ, ये सब तरह से पनप रहा है, इनसे आप अलग कैसे हो रहे हैं? तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि आप, चूंकि झारखंड की संस्कृति भी ऐसी अलग सी थी, जो मेनस्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, उससे भिन्न थी, भिन्न है, इसीलिए आप देखेंगे कि झारखंड मतलब मोस्ट वेल नोन एरियाज है विरोध करने का। यहाँ पर हिस्ट्री में देखेंगे तो जितने भी युवा हमारे आंदोलनकारी नेता हुए, बिरसा मुंडा, सब जवान आदमी के था, सब लड़ा, लेकिन वो लोग को लड़ने का ताकत कहां से आया? क्योंकि वो लोग ऐसी धरती से आते थे जो इनहेरेंटली भिन्न है, सांस्कृतिक रूप से भिन्न है, और क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भिन्न है तो वो भी उस मेन स्ट्रीम के भिन्न विचारधारा से कुछ अलग थे वो लोग। तो इसीलिए वो हमेशा खड़े हुए, और इसी के साथ हमेशा से सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं। कोई डंडा खाने वाला एक्टिविस्ट, जो लोग 3-4 लोग बैठे हुए थे, गैदर्स को पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा है डंडा, लेकिन शायद उस तरह के एक्टिविस्ट हैं। कोई थोड़ा बहुत एक्टिविज्म करते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, लेकिन जब संस्कृति में ही आपका विरोध आ जाए, उससे बड़ा एक्टिविज्म हमको नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। एक एग्जांपल दें सबसे बढ़िया, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं, जब मिलते हैं एक दूसरे से तो जोहार कहते हैं, ठीक है। कहने में तो बहुत आसान है जोहार, लेकिन जोहार कहना भी एक विरोध का जरिया है, क्योंकि हम लोग बहुत बार कहते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत आसान लगता है। लेकिन आज से आप 30-40 साल पहले की दुनिया सोचिए, जब आदिवासियत को लेकर घूमना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। उस समय आप जोहार बोल के देखिए किसी एक व्यक्ति को, रिस्पॉन्स आता जोहार? शायद नहीं। अभी भी आप बड़े बड़े कार्यालयों में जाइएगा, बहुत सारे हमारे बीच में एनजीओ के लोग आते हैं, काम करते हैं, आप लोग भी गाँव में जाइएगा, जोहार बोलिएगा, उधर से जवाब आता है नमस्कार, ठीक है। और सीखा आप लोग के लिए, आप तो गाँव जा रहे हैं, जोहार बोला, बस नमस्कार आया कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का यही बात है कि जोहार बोलना भी एक एग्जाम्पल है, बहुत विरोध का तरीका है, और ये अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो उससे बड़ा विरोध आप शायद नहीं कर पाएगा। आप इससे कह सकते हैं लोग कि अब तो तुम बातें पूरी कर रहे हो, जोहार कर रहे हो, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, नमस्कार बोलेंगे, हम सब बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जोहार बोलेंगे, फिर नमस्कार बोलेंगे, एक आध सेकंड में पढ़ रहा है। तो ये जो विरोध करने का तरीका है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप राजभवन में मार्च कर रहे हैं, अलर्टी पे जाकर बैठक में धरना दे रहे हैं, जरूरी नहीं है। अगर कर पा रहे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी का हर एक पल में विरोध कर सकते हैं, ये सब विरोध करके, जोहार बोल के। उसके बियॉन्ड भी हम जाते हैं, ठीक है, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब हम लोग जो जयंत नेपाल जी बोले कि वो 6 लड़के लड़कियां उन्हीं से वापस आएंगे, कुछ करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की सारी है, एक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और वो है जो एक लीडरशिप जो तैयार होता है गांव के लेवल से। बहुत तरह का लीडरशिप आता है, दूसरों को ऐसा करने बोलो तुम,
ठीक है, खुद मत करो लेकिन दूसरों को बोलो, अच्छा ये करो तुम, वो करो तुम। गांव में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह का लीडरशिप आपको कभी तैयार होगा दिखेगा नहीं। आप वही बोल सकते हैं जो आप स्वयं करते हैं। यू प्रीच व्हाट यू डू। तो अगर हम लोग विरोध की बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेनस्ट्रीम सुपर मेनस्ट्रीम से अलग अपना अस्तित्व है हमारा, हम दर्शा रहे हैं, हम अपना विचार रख रहे हैं, तो एक बात तो हमको लगता है कि अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि अपना रूल्स मत छोड़िए। जो आज आप 15 गांव आए हुए हैं, सेम इंटेंसिटी के साथ आप अपना पैतृक गांव जाइए। ठीक है, अभी हम बातचीत भी कर रहे थे, थोड़े जयपाल सिंह गांव में ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमारे जयपाल सिंह गांव दूसरे कोई गांव से अलग नहीं है, वहां पर भी वही होता है तो यहाँ होता है। तो ऐसा कोई आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको यहाँ अलग ऊर्जा मिल रही है, अपने गांव जाइएगा वहां अलग ऊर्जा मिलेगी, ऐसा नहीं है। सेम इंटेंसिटी का ऊर्जा, सेम आपको सीखने का तरीका वहां भी मिलेगा आपको। तो इसलिए सिर्फ वैक्सीन लेने के लिए अपने गांव में जाइए, चीजों को सीखने के लिए भी जाइए अपने गांव। और जब वो चीज पकड़ रहे हैं तो आप जो भी जिस शहर में रहते हैं, जमशेदपुर में हो, रांची में हो, ठीक है, बीच चौराहे में अगर आप अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, वो भी विरोध का तरीका है। और ये हम एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं कि रांची के मेन रोड में मुंडारी बात करना, ठीक है, या फिर अपनी मातृभाषा में बात करना और 2 पन्ना का विरोध पत्र लिखना बराबर है। बहुत लोग विरोध पत्र लिख देंगे लेकिन अपनी मातृभाषा में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ना है हम लोग को। इसीलिए आप जहां भी हैं, जो भी हैं, फील प्राउड। और बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे यहाँ पर। शुरुआत अपने घर से करिए, अपने मोहल्ले से करिए। दैट्स मोर देन इनफ। मतलब कि अगर आप अपनी मातृभाषा में अपने लोगों से बात कर रहे हैं, आपका विरोध वहीं पर रजिस्टर हो जा रहा है। आप विचार से किसी का अधीन नहीं कर रहे हैं वहां पर, आप वहीं पर सुपर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको कोई आपका जरूरी नहीं कि आपका फोटो छप रहा है, आप गड्ढे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कोई उसका बैकग्राउंड का जरूरत नहीं है। आपके जीवन का हर एक सेकंड, हर एक पल आप एक विरोधी बन सकते हैं। और अल्टीमेटली जब आप ये कॉन्शियसली सोच समझ के करेंगे ये चीज, तो अल्टीमेटली आपके भावना में वो घुस जाएगा। अभी देखिए, अगर हम किसी अन्य लोग से, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने गांव वालों से मिलते हैं, तो सीधे हम अपने मातृभाषा में शुरू हो जाते हैं वहां पर। तो आपको आपका विचार उसके बाद कॉन्शियसली नहीं आता है, ठीक है, वो अपने आप आपके खून में बस जाएगा। आप ऑटोमेटिकली एक नॉन गुलाम, एक फ्री आदमी की तरह रहेंगे उसके बाद। इसमें बहुत कुछ हमारे बीच बातचीत हुआ, तो उस पर कुछ एक पर्सपेक्टिव हम अपना डालेंगे। तो बहुत सारे लोग बीच में हम लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो लोग। तो हम लोग उनको आदिवासी की सेंस से देखते हैं, सिंपली बिकॉज कि उनका गांव फलना एक आदिवासी गांव है और उनके पास एक शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है, इसलिए कि कुछ ऐसा है जिसको हम लोग आदिवासी विचार बोल सकते हैं। जो भी हमारे बीच रहे, अनफॉर्चुनेटली वो शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट लेने वाले आदिवासी रहे। आप उनसे आप एक्सपेक्ट करिएगा कि आप आपकी बातों को समझ पाए, ठीक है। आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, आप एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। विचार में भले ही हमारे आदिवासी नेता तो बड़ा आदिवासी नेता बने आदिवासी, लेकिन आदिवासियत उनके बीच कभी रही नहीं। आप लोग में से कल को बहुत लोग एमपी एमएलए बनेंगे, आपके साथ भी सेम केस ना हो, ठीक है। बोल देंगे अरे फला तो मीटिंग में भी आता था, तो आदिवासी भी है, सीएम बना लेकिन कुछ नहीं किया। ये तभी होगा जब आप लोग आदिवासियत को ऊपरी तौर पर जिएंगे। जब तक आप उस विचारधारा को नहीं जिएगा और बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आज आप स्टेज में आके जो बात बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। जब तक आप इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करिएगा तो बहुत मुश्किल है कि आप ये आदिवासी विचारधारा को जी पाए। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो आज स्मॉल थिंग
वो एक बड़े क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। इस पर शायद हम लोग कभी और बात करें। तो शेड्यूल ट्राइब होना, आदिवासी होना बहुत अलग है, और जयपाल सिंह को बहुत पहले बोल चुके थे, उसी को दोहरा रहे हैं हम। ठीक है, सेम विद स्थानीय नीति और वगैरह वगैरह, तो हम कागजी तौर पर भले ही सब चीज कर लें, ठीक है, लेकिन अब हम लोग को चूंकि अभी हाल फिलहाल में हेमंत सरकार ने कहा कि जेपीएससी में फलना भाषा की पढ़ाई होगी, उसके थ्रू ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बात उठता है कि हम लोग सिर्फ क्या नौकरी पाने के लिए अपनी भाषा के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर इसको हम लोग अपनी असल जिंदगी में निभा भी रहे हैं। तो अगर सिर्फ हम लोग नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं तो खैर ठीक है, आप भी वैसे नेता बनिए, कल को लीडर बनिएगा, कि आपको हम लोग सबको गाली देंगे बाद में, लेकिन अगर आप इस चीज को जीते हैं तो हमको लगता है कोई कंप्लेन करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हम लोग बात किए यहाँ पर वही कि जो हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं, ठीक है, ये हम लोग उस स्रोत के पास आए हुए हैं जहां से हम हमारी विचारधारा क्रांति है, और इस स्रोत को हमको लगता है छोड़ना नहीं चाहिए। युवाओं के प्रति मेरा इतना ही उम्मीद रहेगा कि आज जो आप शायद अपने बड़े बुजुर्गों के कहने से यहाँ आए हैं, अपनी जिंदगी में खुद से भी उसको निभाइए। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है तभी जाना है, नहीं बोल रहा है तभी हमको ये विचारधारा को जीना है, उसी को पकड़ के चलना है। कहने तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि समय कम है और गांधी जी को ना मानते नहीं है, फिर भी तैयारी करनी है, इसीलिए हम लोग जल्दी जाएंगे। इसीलिए तुरंत से धन्यवाद। बाय क्वालिफिकेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। ये बहुत सराहनीय है झारखंड जनाधिकार महासभा के सदस्यों का, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को एक इम्पोर्टेंट मुद्दा समझा और सोचा कि उसके बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, ये क्या है और इसकी अहमियत कितनी है हम सभी की जिंदगी में। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, तो हेल्थ है क्या चीज, बचपन से सुनते आ रहे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में चोट करता है हमारी सेहत, हेल्थ, शरीर, है ना, शारीरिक परेशानी, चोट लगी, घाव हुआ, पीड़ा हुई, दर्द हुआ, घर वालों को बताएंगे, ज्यादा गंभीर है तो स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे ना, दवा लेंगे। तो ये स्वास्थ्य सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपके तन और मन दोनों का संबंध है। तन तो आप समझ गए इलाज के लिए कहाँ जाएंगे, मन की पीड़ा क्या है, मानसिक परेशानी जब आती है ना, कई बार एहसास ही नहीं होता कि हुआ क्या है, जुड़ा हुआ है। कई दफा देखा होगा ना, बहुत सारे लक्षण है इसके, कई बार जानकारी के अभाव में पता नहीं चलता है कि क्या है और हम गलत जगह पहुंच जाते हैं इलाज के लिए। नींद नहीं आना, ज्यादा आना, भूख नहीं लगना, कई बार बहुत भूख लगती है, मन चिड़चिड़ा है, गुस्सा आ जाते, छोटी-छोटी का भी बकरी के हमारे अंदर बदलाव क्या आ रहे हैं, भूख नहीं लगा रहे, हाँ नाश्ता छूट गया ना तो दोपहर को मन नहीं कर रहा खाने का, काफी टाइम से मोबाइल चला रहे तो नींद हो गई है। इसके पीछे बहुत वजह होती है जिसको हम लोग पर सोचना नहीं चाहते। एक तो एग्जाम्पल में चलो बकरी है, दूसरा लोग पर सोचेंगे तो शायद ज्यादा तकलीफ होगी कि हम परेशान हैं और उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो और परेशान हो जाएंगे, है ना। तो ये कुछ बेसिक लक्षण है, यहाँ पढ़ाऊंगी नहीं आप लोगों को, मैं थोड़ी बहुत जानकारी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोग थोड़े अवगत हो और संवेदनशील हो कि परेशानी क्या है, कहाँ जाए, और आपके हाथ में कितनी चीजें काबू में जिसको आप अच्छे से आगे बढ़ा सकते। हर उम्र के लोगों में अलग अलग तरीके से ये जो मानसिक परेशानी है वो भर के आती है, बच्चों में अलग होगा, बूढ़े लोगों में अलग होगा और हमारे युवाओं में अलग होता है। बच्चे लोगों में अगर बच्चा का पेट होगा अपनी माँ के, है ना, अच्छा पोषण नहीं मिला, या माँ को कोई परेशानी है, माँ कोई दवा ले रही है, बच्चे की डिलीवरी के टाइम में कोई परेशानी आई है, तो उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव करता है वो बच्चे का है बुद्धि का विकास, है ना। बुद्धि में परेशानी आती है, बच्चा सामान्य बच्चों की तरह नहीं दिखेगा,
जो बच्चे बाकी बच्चे काम कर पा रहे हैं, अगर वो बच्चा प्रभावित है तो वो बच्चा और बाकी बच्चों की तरह काम नहीं कर पाएगा। सोचने समझने बोलने की क्षमता उनकी जैसे नहीं होती है। कई बार बचपन में जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो मिर्गी, समझ रहे हैं ना, मिर्गी के शिकार हो जाते हैं। उसके लिए भी झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं, लगता है क्या होगा। बुजुर्गों की बात करें तो वो अलग परेशानी से जूझ रहे होते हैं। उम्र के साथ साथ उन्हें याददाश्त की परेशानी आने लगती है, भूलने की बीमारी, इसके अलावा चिड़चिड़े हो जाते हैं। समझते नहीं है क्यों हो रहा है। देखिए, एक तो हमारा शरीर जैविक चीजों से बनी हुई है जिसके अंदर कई तरह के रसायन केमिकल्स रिलीज होते हैं। उसके अलावा जिस माहौल में रह रहे ना, आसपास का माहौल भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तनाव है, परेशानियां हैं, रिश्ते हैं, कुछ अगर अच्छा नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं जाकर आपको दिमागी तौर पे परेशान करेगा। ये जो सम्मेलन है मेरे युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी स्पेशली झारखंड के युवाओं में जो देखी जाती है और चांसेस ज्यादा हाई होते हैं, मैं उस बारे में बात करूंगी और उसको सुन के सबक को सुन के भागना नहीं, ऐसी चीजें बताऊंगी मैं। नशा, हमने शुरुआत में बताया मानसिक परेशानियों की बात करें, आपको लगेगा नशा मानसिक परेशानी है थोड़ी, साथ में हमने ये भी बताया व्यवहारिक परेशानी। नशा जुड़ा आपके व्यवहार से, है ना। काफी सारी बीमारियां परेशानी युवाओं में, युवावस्था एक अवस्था बोली जाती है तनाव और तूफान का। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, मतलब बदलाव वाला फेज है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें अनुभव करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल जैविक तौर पे, ठीक है, इंटरनली बहुत सारा रसायन केमिकल रिलीज होता है, उसका अलग प्रॉब्लम है। उसके अलावा पढ़ाई है, रोजगार है, रिश्ते हैं, दोस्ती यारी है, सबकी उम्मीदों को पूरा करना है ना, और सबके खरे भी नहीं उतर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग तनाव पैदा करती है आपके अंदर। कैसे डील करें? हमने बात की नशा की, और भी बीमारियां, डिप्रेशन है जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, जिसमें आपका सबसे ज्यादा जो मन चिड़चिड़ा हो जाता है, मन उदास रहता है, अकेलापन, कॉन्फिडेंस की कमी। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, वो भी बहुत सारे युवाओं से युवावस्था से कुछ शुरू हो जाती है, जिसमें देखा होगा कि लोग गंदे मैले कपड़े पहन के कड़कड़ाती धूप में ना कंबल ओढ़ के चले जा रहे हैं, अचानक रास्ते में खड़े होंगे, आसमान को देखेंगे, गालियां देने लगेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अचानक हंसने लगेंगे। ये कुछ ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर शायद आपका बहुत काबू ना हो, वो उसको काबू करना हो तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो शायद इन बीमारियों के ऊपर लागू ना हो। पर जो हम बात करते हैं नशा की, ये व्यवहारिक परेशानी, इसके ऊपर आप काबू कर सकते हो सिर्फ एक चीज करके। व्यवहारिक परेशानी व्यवहार से ठीक होगा ना। अगर आप व्यवहार में अगर ना कहने की आदत ले आते हो तो काफी सारी चीजें वही ठीक हो जाती है। युवा अवस्था के लिए ये परेशानी मैंने ज्यादा बोली, क्यों होते तो काफी सारे एज के लोगों को ना, अलग अलग एज के लोग प्रभावित है इस परेशानी से, पर युवावस्था से ही ज्यादातर शुरुआत होती है इसकी, क्योंकि युवा लोग एक्सपेरिमेंट करने में बहुत भरोसा करते हैं ना, प्रयोग क्या नया कर ले, किस चीज से खुशी मिल जाए, हर चीज जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर आगे और कुछ रखना ही नहीं है। दोस्ती यारी में बैठे पूछे थे चलो ले लो एक टाइम, अगर किसी ने नाम कह दिया तो सामने से हो सकता बोली क्या है, कई बार ऐसी बातें हो जाती है तो लोग लगता है वो जान की प्यार है, तब तो लेना बनता है। दूसरी बारी स्वाद एक बार और चखने के लिए ले लिया, तीसरी बारी तब ना असर करने लगता है। तो दो चीजें होती है इस्तेमाल और एक होता है आदी हो जाना। इस्तेमाल करते हैं आप, बाकी के रोजमर्रा के काम निभा पा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं, रिश्ते बना के रख पा रहे हैं, तब तक ठीक है। पर एक वो स्थिति ना जहाँ पे नींद भी नहीं आ रही बिना पिए, ठीक है, घर आकर बीवी से झगड़ा कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम सही नहीं जा रहा, दिहाड़ी में जो कमाए सब उड़ा दिया, इन सब से भी काम नहीं चला तो घर में थोड़ी बहुत जो सामान बचे ना, और ये सही बात नहीं बता रही हूँ, सामने लोगों ने बैठ के मुझे बताया ये स्थिति हुई है, घर पे आके घर का सामान बेचना है, क्यों? क्योंकि पीना था। सच्चाई है ना, सुना होगा। पीने वाले को नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता और उनको झेलते भी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी ना उनसे जुड़े लोगों को होती है। घर में तो ठीक है, बाहर में भी तमाशा करती है। ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि हमें आसपास
बहुत तकलीफ है, भूल जाते, सारा काम भूल जाते। मान लिया क्या है तकलीफ भैया, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, रिश्ते ठीक है, रात में लिया, कौन सा सुबह होते ही घर में पैसा बढ़ जाता है, कौन से आपके बिगड़े रिश्ते सुधर जाते हैं, होते क्या? ये थोड़ी देर के लिए ना तुम ये आंखें चुराते हो, आंखें बंद कर दो, जैसे मेरी आंखें बंद करती है ना कि मुझे और भी नहीं दिख पाए, वही चीज है। वापस से जब नशा पड़ेगा वही जिंदगी, वही सच्चाई है, वही परेशानी है। ठीक है, ये इसलिए भी ना मैडम खड़े होकर गोली कर जाके अरे छोड़ देना, दो दिन की टाइम मैडम गोली लेके हैं, खुद विचार करना है कि आपके लिए कितना लाभ पहुंचा रहा है, आपके लिए कितना हानिकारक है। ये टॉपिक भी इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमारी झारखंड की युवा बहुत काबिलियत रखती है। एक तो हम होते ही जनजात बड़े हार्ड वर्किंग है ना, मेहनती होते हैं, सिंसियर भी होते हैं, प्यार से कोई काम करा लो हम सब करेंगे। हमारे अंदर ठीक है कई सारी चीजों से डिप्राइव्ड है, बहुत सारी चीजें शायद अवेलेबल नहीं है, पर जो चीजें हैं हमें अपना ध्यान उस औरत में है, जो मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल है, हम उसको कैसे बेहतर इस्तेमाल करके अपनी और शख्सियत को और निखार सकते हैं, है ना, और अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। हर एक लोग करेक्टर बड़ी जरूरी नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बने वो बहुत जरूरी है। ठीक है, परेशानी सबकी जिंदगी में। दूसरी परेशानी जो और प्रेवलेंट हो रही है, आत्महत्या, सुसाइड, इन सब का काम से जुड़ा है ना। अच्छा नशे का पूरा करना है तो वो भी एक व्यावहारिक परेशानी है। जब तक आप इस्तेमाल करें तब तक ठीक है, आदी हो गए, लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको काबू करने लगता है, तब दिक्कत होती है। तो ये ऐसी परेशानियों के इलाज के लिए भी आप अस्पताल जाइए, वो सही दिशा निर्देश देते हैं कि आप किस तरीके से अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल मत छोड़िए, कम से कम इतने पे आ जाइए कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा पाए और अपने से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी निभा पाए, ना भी निभा पाए तो किसी के ऊपर बोझ नहीं करना। बहुत कम, थोड़े कम शब्दों में बोलूंगी, जो सुसाइड का प्रॉब्लम आता है यूथ में, है ना, पढ़ाई में फेल हो गए, नौकरी नहीं मिल रही, जो इच्छा है वो नहीं पूरी हो रही। देखिए पढ़ाई में फेल होने का एक चीज मैं बताती हूँ, आप में से बहुत लोग पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों के, जो कई बार बोलते हैं अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, बच्चे भी तनाव में रहते हैं अच्छा करना। जो भी हमारा स्पेशली भारत का उंगली उठाई बस एक चीज कह रही थी, जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वो आपकी सिर्फ रटने की क्षमता को मापता है, आपकी काबिलियत को नहीं मापता। समझ रहे? आप कितना अच्छा रट सकते हैं, आप कितने काबिल हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। तो एग्जाम में कभी फेल भी हो गए ना तो वो आपके ऊपर टैग नहीं लगा रहा कि तुम या तो काबिल नहीं हो या तो तुम होशियार नहीं हो। ठीक है, हो सकता है बाकी चीजों में हम बेहतर हो। नई बात नौकरी की, सही समय पे मोरलेस चीजें ठीक है, इसके बारे में और बात हो चुकी है। सुसाइड समाधान नहीं है किसी भी स्थिति का, चाहे वो कोई एज ग्रुप की, और अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कोविड के टाइम में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, बाकी चीजें आई हैं। ठीक है, यहाँ से शायद हम बोल रहे हैं तो लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग झेल रहे हैं उनको पता है बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी समस्या होती है जब खाने पीने पे आ जाए तो। पर आत्महत्या समस्या नहीं, समाधान नहीं होता किसी समस्या में। हम वॉरियर परिस्थितियों से लड़कर ही आगे बढ़ेंगे, हर परिस्थिति हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन